हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के मॉडल सेट। जी हाँ, 2024 वालों के लिए मॉडल सेट की तैयारी शुरू करा दी गई है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिना समय को गंवाए हुए आज की मॉडल सेट बायोलॉजी के स्टार्ट करते हैं। टोटल 35 प्रश्न का सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं और फटाफट से आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। 35 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लेके आए हैं इस मॉडल सेट के। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सभी का जवाब आप लोग फटाफट से देंगे। थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में क्वेश्चंस है, रंगीन क्वेश्चंस, इसे प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया साथियों मॉडल सेट में, कहता है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डीएनए हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में भी आपसे लिखा हुआ मिल सकता है ऐसे डीएनए। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। तो पहला नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे। मॉडल सेट की तैयारी हम लोग करा रहे हैं और सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। डीएनए सांचे पर आरएनए की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इसके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। ऐसे प्रश्न हमने पिछले क्लास में भी कराया था 200 क्वेश्चंस वाले सीरीज में, याद होगा। उसका पार्ट 2 भी अभी बचा हुआ है आपके सामने, कुछ ही दिन बाद वो आ जाएगा। तो डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसडक्शन या रेप्लिकेशन कहा जाता है। फटाफट से आप लोग बताएंगे कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। मॉडल सेट का ये फर्स्ट नंबर हमने क्लियर कर लिया। दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि पीसी कल्चर, मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, किससे संबंधित है। जलीय पौधे से या जलीय जंतु से या रेशम की कीट से या लोहे की कीट से। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन जिसके अंतर्गत आता है वो किससे संबंधित है, बताएंगे फटाफट से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, जलीय पौधे से, जलीय जंतु से या रेशम की कीट से या लोहे की कीट से। जी हाँ साथियों, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन यहाँ पर दिया गया है। तो जलीय यहाँ पे पौधा आएगा नहीं, रेशम की कीट नहीं आएगा, लोहे की कीट नहीं आएगा, क्या आएगा, जलीय जंतु है एक प्रकार का। क्या पीसी कल्चर में मत्स्य पालन जलीय जंतु है, याद रखिएगा। इसका भी जवाब बी है और इसका भी जवाब बी है, याद रखिएगा। इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम का चैनल नाम है और इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। F2 पीढ़ी यानी F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात यहाँ पे आपसे पूछा गया और अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति क्या होती है पूछा गया। 3:1 होती है या 2:2, 1:2:1 या इनमें से कोई नहीं। F2 संतति के बहुलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है, तो ये 1:2:1 होती है, याद रखिएगा। 1:2:1 होती है। इससे रिलेटेड जो भी मेंडल का लक्षण वो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो उसे आप याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल है कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से या विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से। उपयोग और अनुप्रयोग के सिद्धांत दिए थे जिन्होंने बताया था जिस अंग का ज्यादा उपयोग होता है, यानी हमारे हाथ का ज्यादा उपयोग होता है तो ये ज्यादा लंबा होता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और आगे जाके बायोलॉजी में इसे यह साथियों विकासवाद के उपयोग और अनुप्रयोग के सिद्धांत की जब भी बात आएगी तो जैसा कि हमने समझाया कि जिस अंग का ज्यादा उपयोग होता है वो ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सिद्धांत जो है आगे जाके गलत हो जाता है, याद रखिएगा। 9 डार्विनवाद से है या 9 लेमार्कवाद से है। यानी एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया 4 नंबर सवाल में। तो याद रखिएगा एस.एल. मिलर जो थे वो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित थे। किससे थे, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित थे। 4 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 5 नंबर सवाल है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक यहाँ पे पूछा गया है, याद रखिएगा। युग्मक और युग्मनज में अंतर होता है। जाइगोट और याद रखिएगा जाइगोट और जो होता है युग्मक होता है कहलाता है जो हेप्लॉइड एक गुणक होता है या डिप्लॉइड द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणक या नलिप्लॉइड यानी अगुणक होता है। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है।
युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का होता है? सभी का ऑप्शन आ रहा है हेप्लॉइड। हेप्लॉइड यानी एक गुणक होता है, बिल्कुल राइट है, जिसे हम एन से बायोलॉजी की भाषा में सूचित करते हैं। 6 नंबर सवाल है कि विब्री का संबंध किससे है? विब्री का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से है, प्रोटोजोआ से है, टेरिडोफाइटा से है या मार्सुपियल से है? विब्रिसी का संबंध किससे है? तो विब्रिसी क्या है साथियों? एक प्रकार का क्या है? सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, एक प्रकार का ईस्ट होता है विब्रिसी, याद रखिएगा। 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। 7 नंबर है कि पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? शैवाल से है, ब्रायोफाइटा, कवक या टेरिडोफाइटा से है? पादप में पूछा गया है एम्फीबियन यानी उभयस्थानी उभयचर की बात यहाँ पे किया गया है और पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो ये जो है ब्रायोफाइटा से संबंधित होता है, सबसे पहले जो ये जीव आया था। आगे 8 नंबर, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? 8 नंबर सवाल है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहला है संतुलित क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र या नग्न भूमि। नग्न भूमि यानी उस भूमि पर कोई भी चीज उगा हुआ नहीं है, या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका जवाब आपको बताना है। नग्न भूमि में चरम समुदाय पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, या प्लाज्मिड के रूप में, या माइक्रोप्रिपेट के रूप में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहाँ पे बात किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस लिए जाने जाते हैं? तो ये इसे आणविक कैंची के रूप में कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। जब प्लाज्मिड के ऊपर जीन को चढ़ाया जाता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बंदूक के सहारे आनुवांशिक पदार्थ को भेजा जाता है, तो उसमें आणविक कैंची का उपयोग किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कहते हैं। और डीएनए के खंडन में भी इसका उपयोग किया जाता है, डीएनए को काटने में उपयोग किया जाता है। तो इसे आणविक कैंची के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, याद रखिए। 9 नंबर सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे 10 नंबर है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल की यहाँ पे बात किया गया है, याद रखिएगा। थाइमिन एडेनिन के साथ संबंध बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ संबंध बनाता है। एडेनिन और थाइमिन ये डीएनए में पाया जाता है, लेकिन जब आरएनए की बात आती है तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। तो यूरेसिल किससे संबंधित हो गया? यहाँ पे आरएनए से हो गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आरएनए से संबंधित हो गया क्या? यूरेसिल। हमने आपको पिछले कक्षाओं में बताया था, पिछले लास्ट क्लास में, कि एडेनिन जो होती है थाइमिन से बॉन्ड बनाती है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये साइटोसिन से संबंध बनाती है। कभी कभी इस पर एक और प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बताइए अगर एडेनिन 20% है तो साइटोसिन का प्रतिशत बताइए। तो याद रखिएगा एडेनिन जब 20% है तो थाइमिन भी 20% होगा, यानी 20 + 20 40% एडेनिन और थाइमिन हो गया। और 100% में से अगर घटाएं 40 को तो टोटल हमारे पास 60% बचता है। जबकि यहाँ पे देखते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बारे में, तो ये भी 50-50 होना चाहिए था, और जब 60 आ जाता है तो 30 इसको जाता है और 30 इसको। तो इतना लंबा जोड़ घटाने का कोई भी यहाँ पे फंडा नहीं बनता, शॉर्टकट यूज करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम मिलता है। जब भी यहाँ पे बराबर का ना दे, याद रखिएगा, अगर बराबर के देता है, मान लीजिए एक के देता है कि 20% है और थाइमिन का पूछा जाता है तो 20 मार देंगे, वो तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इसके बराबर के ना दे के अगला पूछ दे कि एडेनिन का 20% मात्रा है और तो साइटोसिन का बताइए, तो मात्र आपको 50% में से 20 को घटा देना है, यानी 30%। सिंपल सा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे 10 नंबर सवाल में यूरासिल के बारे में पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आरएनए से संबंधित है। डीएनए में यूरासिल की जगह पर थाइमिन पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। और डीएनए का स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, डबल हेलिक्स संरचना होती है। डीएनए पर आवेश पूछा जा सकता है, ऋणात्मक आवेश होती है, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न से आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे, और जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पे बताया सभी बन सकते हैं आपके एग्जाम में। 11 नंबर पर चलते हैं, कहता है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, मक्का या ईख की है? तो ताइचुंग की बात है।
जब भी ऐसे विदेशी भाषा का यूज किया गया हो या आपको ऐसा लगे कि किसी हथियार का नाम ऐसे आ रहा है और जब अजीबो गरीब जब नाम आए तो याद रखिएगा वो धान का किस्म होता है। और एनसीईआरटी में जितने नाम दिए गए हैं साथियों वो धान का दिया गया है और अलग अलग भाषाओं में दिया गया। 12 नंबर सवाल है कि ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधीन अधिक समान थे। रामापिथेकस हुआ करते थे पिछले जमानों में और उसके बाद ड्रायोपिथेकस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए। तो इस सभी का जो ब्रेन सीसी जो क्षमता थी उसका कैपेसिटी वाला वो याद रखिएगा। एनसीईआरटी में उसका क्या है टोटल चार्ट दिया गया है, उसे याद रखिएगा। उस पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे तो पूछा गया कि ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे, यानी किसके समान दिखते थे, एप के, गोरिल्लों के या चिंपैंजी के या मनुष्य के। तो ड्रायोपिथेकस की जब बात आती है याद रखिएगा ये सेम टू सेम एपी के समान थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 13 नंबर, कहता है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन की यहाँ पे बात किया गया, क्या ये मुकुलन के माध्यम से होता है या विखंडीकरण या परागकण के माध्यम से, या इन सभी के द्वारा होता है। तो ईस्ट में प्रजनन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है और ऑप्शन को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझाते हैं। मुकुलन करने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये पेड़ है और पेड़ से यहाँ से एक छोटा सा कलिका निकला, इसको हम क्या कहते हैं, कली नहीं कहते हैं, इसके भाषा में इसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल क्या हुआ, यहाँ से कट गया ऑटोमेटिक और ये नीचे धरती पे गिरा और अपना नया जीव यहाँ से बना लिया, यानी नया पौधा बन गया। इस प्रक्रिया को तो हम मुकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। विखंडीकरण कहने का मतलब होता है साथियों, जो विखंडीकरण, मान लीजिए ये शरीर है और आपस में क्या हुआ, ये आधे पर से कट गया, एक अलग शरीर और ये अलग शरीर बना लिया, यानी एक शरीर दो बराबर भागों में जब बट जाए उसे विखंडीकरण कहते हैं। परागकण आपको पता होगा, विभिन्न प्रकार के परागकण उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, अलग अलग जितने भी प्रजाति है अपना परागकण उत्पन्न करते हैं। लेकिन 13 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर ये नहीं होगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो उसमें मुकुल निकलती है। जब आपके एनसीईआरटी के सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो आपके सामने में एक ऐसा बीकर बना के रखा हुआ है और उसमें विभिन्न प्रकार के ईस्ट की संरचना दिखाई गई है। क्लियर? तो आप लोग जरूर देखिए, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। और 14 नंबर सवाल है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपके गांव में खास समय हो रहा है, मान लीजिए 2 मिनट, और समय स्थान भी सेम है और आबादी भी सेम है, जैसे 1000 2000, और उसमें अगर मृत्यु हो जाए तो उस संख्या को क्या कहेंगे। मृत्यु की संख्या को नेटिलिटी कहेंगे, मोर्टेलिटी या माइग्रेटरी इंट्रीगेटरी। इस शब्द का अगर उपयोग आपसे पूछा जाए तो अलग किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। एक ही लाइन में लिखा गया है एनसीईआरटी में कि मरने की अवधि को मोर्टालिटी कहते हैं। याद रखिए, म से मृत्यु और म से यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया गया है तो मोर्टालिटी। नेटेलिटी कहते हैं कि किसी खास समय एवं किसी खास स्थान पर खास आबादी में जन्मे हुए आबादियों की संख्या, उसे नेटेलिटी कहते हैं। लेकिन जब भी मृत्यु की बात आ गई तो मोर्टेलिटी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 15 नंबर सवाल है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। चलिए, जल धारण क्षमता से यहाँ पे सवाल है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। अगर आपको क्वालिटी लो है तो प्लीज हाई करके देखिए, और ज्यादा अगर स्पीड लग रहा है तो स्लो कर लीजिए। सभी सुविधा आपके यूट्यूब पे दिया गया है। 15 नंबर सवाल है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। मृदा का, पौधे का, जल का या जंतुओं का। इस प्रकार के प्रश्न पिछले ईयर में पूछे गए थे और 2024 में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और ये एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर से उठाए जाते हैं ऐसे प्रश्न, और निश्चित रूप से 2 प्रश्न उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, 15 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। मृदा का, पौधे का, जल का या जंतुओं का। तो जल धारण क्षमता यानी जल को मृदा जो है सबसे ज्यादा धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 16 नंबर सवाल है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी रोग का सबसे जल्दी पहचान करना है, सही पहचान करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे। एलिसा जांच का, एलाइजा जिसे कहते हैं,
या कल्चर का, या रसायनों का, या विश्लेषणात्मकता। 4 ऑप्शन इसी प्रकार आपको मिलेंगे और पूरी तरह से कंफ्यूज करने का प्रयास आपको एग्जामिनर की तरफ से किया जाएगा। तो कुछ रोगों की शीघ्र और सही पहचान हेतु हम लोग यूज करते हैं एलाइजा जांच। एलाइजा जांच याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और सबसे घातक रोग जो हमारे अंदर होते हैं उसका भी जांच के लिए हम यूज करते हैं एलाइजा, और इसे सबसे जल्दी पता चलता है और सही पहचान की जाती है। 17 नंबर सवाल है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है बताएंगे आप लोग। ड्रग्स से बात करें तो ड्रग्स जो आपसे एनसीईआरटी में दिया गया जितने सी ड्रग्स है उसे आप एक पेज पे लिखिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ड्रग्स से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है, पेपावर सेमनीफेरस या एरिथ्रियोजाइलम कोका से, कैनाबिडिस स्टाइवा से, या एट्रोपा बेलाडोना से। कोका स्टाइवा और सेमनीफेरस जो होता है पत्ते होता है साथियों, इसे पीसकर बनाया जाता है। बेलाडोना की गोटी आती है एट्रोमा। लेकिन यहाँ पे अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, अफीम एक प्रकार का पत्ता की तरह होता है, इसे भी पाउडर की तरह यूज किया जाता है। तो ये अफीम जो है याद रखिएगा ये पेपावर सेमनीफेरस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ए राइट है। 18 नंबर है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग की बात यहाँ पे किया गया, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, या संपर्क द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। और क्षय रोग की जब बात आती है तो क्षय रोग जो होता है साथियों ये हवा के द्वारा संक्रमण होता है। इसकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। त्वचा में संक्रमण इसके द्वारा किया जाता है। 19 नंबर है कि क्राई एबी किससे नियंत्रित करता है। क्राई एबी किससे नियंत्रित करता है, कॉर्न छेदक को, गेहूं के रेस्ट को, या कपास के कीटों को, या मक्का के कीटों को। क्राई एबी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 19 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। तो कॉर्न छेदक इसे कहा जाता है क्राई एबी, कॉर्न छेदक इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 20 नंबर, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है, उत्पादक, जीव, माध्यम, ये सभी। जैव रिएक्टर की यहाँ पे बात किया गया है और पूछा गया है कि अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है। तो उत्पादक का निर्माण करता है जैव रिएक्टर, याद रखिएगा। जीव का निर्माण तो कर नहीं सकता। माध्यम क्या, माध्यम किसी माध्यम में हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, गर्मी हो या सर्दी, और ये सभी तो हो नहीं सकता। तो उत्पादक का निर्माण करता है जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थितियों में। अगला 21 नंबर सवाल है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं। मेजबान कोशिका की जब बात आती है तो कंफ्यूज करते हैं कि सर ये मेजबान कोशिका क्या होती है। याद रखिएगा एक प्लाज्मिड होती है और इसके माध्यम से इस पर हम जीन को क्या करते हैं, चिपकाते हैं। और जब बंदूक आती है उसमें बंदूक के नोके पर क्या होती है साथियों, लेप चढ़ी होती है, उसमें हम इसको चिपकाते हैं और गन के माध्यम से फायर करते हैं और मोटे मोटे पेड़ों में इसके जीन को स्थानांतर करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के उस पर फल लग सके, विभिन्न प्रकार के स्वाद आ सके। तो बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, जीन गन का, माइक्रोपिपेट का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। मेजबान कोशिका की यहाँ पे बात किया गया है और बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बाहरी डीएनए, इस पे आपको फोकस करना है। जबकि बाहरी डीएनए पे ध्यान नहीं देते हैं तो एक शब्द यहाँ पे और जुड़ जाता है। अगर डायरेक्ट डीएनए की बात करें तो डीएनए के हम लोग मनुष्य में भी क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं यानी डालते हैं। तो ये माइक्रोपिपेट भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बाहरी डीएनए की बात की है। मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो जीन गन, जो कि मैंने बताया कि जीन के लेपे हुए क्या होते हैं, वहां पे गोली होते हैं और उसको फायर किया जाता है। डिस्टेंस भी यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दिया गया होगा, कितने डिस्टेंस से उसे मारा जाता है, फायर किया जाता है, सभी वहां पे इंक्लूड किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। 22 नंबर सवाल है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम भाग कहते हैं, मेमोसोम कहते हैं, या एपिसोम, या एस्पेरोसोम। तो टोपी नुमा जो संरचना होती है शुक्राणु के शीर्ष पर, याद रखिएगा उसे एक्रोसोम कहते हैं। और उसमें क्या होती है, एंजाइम पाई जाती है जो जाती है
फर्टिलाइजेशन करते समय क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एंजाइम को स्रावित करते हैं और बाहरी कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों, अंडाणु के कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का काम वही क्या एंजाइम करता है। एंजाइम जब तोड़ता है तो उसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है, शुक्राणु का जो मुंह होता है साथियों वो हट जाता है और अंदर एक केंद्रिका होता है, यही सिर्फ जाती है, बाकी बात जितनी भी पूंछ उछ होती है सब बाहर रह जाती है। सभी आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड है। लेकिन अभी के लिए 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल 23 नंबर, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण कहने का मतलब है ऐच्छिक जीन, मान लीजिए कोई हमने एक इच्छा से किसी पौधे से एक जीन निकाला जो हमें अच्छा लगा, हमें ऐसा लग सकता है कि ये जीन आगे चल के बहुत सारे पौधे का निर्माण कर सकती है और अच्छे अच्छे किस्म का पैदावार कर सकती है। इसके बहुलीकरण करना है। बहुलीकरण करने का मतलब एक ही जीन है मेरे पास लेकिन इसे बहुत सारे बनाना है, तो किस प्रकार इसे हम बनाएंगे, क्या उपयोग करेंगे बहुलीकरण करने हेतु। तो बहुलीकरण जब भी करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, पीसीआर का यूज करते हैं, पॉली चेन रिएक्शन। पॉली चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा पीसीआर का, इंग्लिश में भी पीसीआर ऐसे लिखा हुआ आपके एग्जाम में मिलेगा, पॉली चेन रिएक्शन। इसके माध्यम से क्या करते हैं हम किसी जीन को बहुलीकरण कर सकते हैं। जब भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, मान लीजिए कहीं रेप केस, कहीं कोई भी ऐसा कांड है जहां पे वहां पे डीएनए का जब बहुलीकरण किया जाता है तो पीसी कल्चर का उपयोग यानी पीसीआर का उपयोग किया जाता है और जेल के माध्यम से उसको बहुलीकरण किया जाता है। 24 नंबर है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उपयुक्त सभी। तो स्त्री दल चक्र की यहाँ पे बात की है, आपको यहाँ पर ऐसे पता होगा स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा भी इसमें शामिल होती है, स्टाइल भी होती है और ओवरी भी होती है, सभी मिल के स्त्री दल चक्र का निर्माण होता है। तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया आपको पता होगा ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। इसमें होती क्या है, आपके जो आरबीसी है, आरबीसी कुछ इस प्रकार की आपके शरीर में होती है, इस प्रकार की कुछ होती है। ये होता क्या है साथियों, हंसियाकार हो जाती है। हंसियाकार कहने का मतलब आपके पास एक हंसुआ देखते होइएगा जिससे हम किसी चीज को काटते हैं और वो क्या होती है, मान लीजिए आरबीसी कुछ इस प्रकार की है लेकिन वो बाद में जाके बीमारी के कारण क्या होती है, ऐसे झुक जाती है। झुकने के बाद साथियों होता क्या है, आपके ब्लड वाली नली जिसे नस कहते हैं, नस में जाके क्या करता है, जाम कर देता है और खून को जमाने का कार्य करता है। जब आपके नली को जाम कर देगा तो खून भी जमने लगेगा और जब खून जमता है साथियों तो विभिन्न प्रकार की रोग होती है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया इसे कहते हैं सिकल कोशिका एनीमिया। ये किस प्रकार का रोग है, तो लिंग संबंधित रोग है या ऑटोसोम संबंधित रोग है, कम जनित रोग है या मेटाबॉलिक कार्य चयापचय संबंधित रोग है। मेटाबॉलिक जिसे बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार में लिखा गया है शॉर्टकट में। तो सिकल कोशिका एनीमिया की बात करते हैं, यहाँ पे जो है एक प्रकार का ऑटोसोमल संबंधित रोग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला 26 नंबर, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। एम्पिसिलिन आर की यहाँ पे बात किया गया। एक स्ट्रक्चर आपके एग्जाम आपके बुक एनसीईआरटी में इस प्रकार के दिया होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के एम्पिसिलिन का नाम होगा AMPR, इधर से भी होगा PA भी, और इस प्रकार से वहां पे लिखा गया। कभी कभी तो ये स्ट्रक्चर्स आपको उठा के दिया जाता है और कहा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर AMPR है, इसको हटा देगा और फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा और कहेगा कि खाली स्थान को पूर्ति कीजिए, 4 ऑप्शन सेम टू सेम बना के यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, नीट लेवल में भी स्ट्रक्चर को पूछा जाता है और वही स्ट्रक्चर से ये सवाल है कि AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। रोगाणु, कीटों में, प्रतिजैविक में या सुखा के वृद्धि में। याद रखिएगा प्रतिजैविक होती है एक प्रकार का एम्पिसिलिन आर इसे कहते हैं, शॉर्टकट में इसे लिखा गया है एम्पिसिलिन यानी AMPR। तो प्रतिजैविक का उपयोग इसे करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। 27 नंबर है कि बीटा लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, थाइमस, रक्त में या लिम्फ लसिका में। तो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा, और टी लिम्फोसाइट्स की बात करेगा तो थाइमस में होता है। बिल्कुल
अगला नंबर 28 नंबर कहता है ट्रांसजेनिक चूहा, जिसे यहाँ पे मूसो लिखा गया है। ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? याद रखिएगा, जब भी हमें किसी, मान लीजिए कोरोना का वैक्सीन का टेस्ट करना है तो डायरेक्ट हम किसी आदमी पर टेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम छोटे जंतु को उठाते हैं, छोटे जीव को उठाते हैं। जैसे सबसे छोटा जीव हमारे यहाँ आदमी को चूहा ही होता है और सबसे ज्यादा पैदावार उसकी होती है। चूहा को उठाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर कोरोना के एक वैक्सीन का टेस्ट करना है तो सबसे पहले उसे कोरोना का क्या करेंगे, संक्रमण करवाएंगे। उसके बाद उस पर वैक्सीन चलाएंगे। अगर उस पर सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम डायरेक्ट मानव पर नहीं जा सकते, फिर उसे और बड़ा जंतु जिसे बंदर हो गया उस पर यूज करते हैं। डायरेक्ट हम किसी वैक्सीन का उपयोग मनुष्य पर नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किया जाता है वैक्सीन सुरक्षात्मक जांच हेतु। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेकिन आगे भी देखते हैं, कहता है उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु। यहाँ पे उर्वरक की भी बात आ गई, लेकिन उर्वरक का यहाँ पर चर्चा नहीं है। हम किसी वैक्सीन के उपयोग हेतु ही सिर्फ ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग करते हैं। उर्वरक की क्षमता बढ़ाने हेतु तो हम इसमें गेहूं का भी यूज करते हैं, चावल, ये सब अलग अलग प्रकार का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ट्रांसजेनिक मूसों का उपयोग क्यों करना है? सॉरी दोस्तों, अर्जेंट कॉल आ गया था। लेकिन ट्रांसजेनिक यहाँ पे मूसों का हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ वैक्सीन सुरक्षात्मक जांच हेतु यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट। 29 नंबर सवाल है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमें करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नील हरित शैवाल यानी बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, या नेमाटोइड्स का, या गेहूं के पौधों का। थोड़ा क्वालिटी लो दिख गया होगा, लेकिन हमें जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला होता है नील हरित शैवाल बैक्टीरिया। यही जो था साथियों, नील हरित शैवाल, यही सबसे पहले ऑक्सीजन का क्या किया था, उत्पन्न किया था। ऑक्सीजन उत्पन्न किया था जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, उस समय ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था और नील हरित शैवाल ने सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किया। ब्लेसनेरिया के पुष्प है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ब्लेसनेरिया के पुष्प क्या होते हैं? वायु परागित होते हैं, कीट परागित, जल परागित, या जंतु परागित? तो ब्लेसनेरिया के जो पुष्प होते हैं एक प्रकार के, ये क्या होते हैं? जल परागित पुष्प होते हैं, क्योंकि ये जल में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जल में अगर जो पुष्प पाया जा रहा है वो सिर्फ जल परागित ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे कमल का नाम आता है साथियों, कमल के फूल जल में रहता है, लेकिन वो एक प्रकार का कीट परागित फूल है। अगला 31 नंबर है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो गलत जोड़ी आप देख सकते हैं, एडेनिन और थाइमिन और एडेनिन बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड से है और हमेशा जुड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है, एडेनिन और यूरासिल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए साइटोसिन और ग्वानिन, यहाँ पे थर्ड बॉन्ड होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा, थर्ड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन थाइमिन और यूरासिल कभी भी साथ में नहीं आ सकता, तो ये जो है गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 32 नंबर कहता है लैक ओपरेन किसका प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, यानी लैक ओपरेन किसका प्रतिनिधि है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, गिरी संचारक जीन का, ये इन सभी का। तो लैक ओपरेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? 32 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो ये दमनकारी जीन क्रियाविधि का करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो ये मादा स्त्री जननांग से संबंधित है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल है कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। बिल्कुल राइट है। हमने आपको बताया था कि जब पृथ्वी की निर्माण हुई थी उस समय ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, केमिकल विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? यह अवधारणा किसने दिया था? तो H.I. ओपेरॉन तथा JVS होल्डेन द्वारा यह अवधारणा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और लास्ट सवाल है, कहता है RNAi का प्रयोग रोगाणु को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो ये जो है तंबाकू के पौधे में यूज किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो टोटल 35 प्रश्न थे और जिसका ये जो है इसका आप याद कर ले, तब तक तैयारी करके रखें। जो भी यहाँ पे 2 नंबर में क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट एक बार ले ले। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। आपको यहाँ पे जो है अगला क्लास में सभी सब्जेक्टिव को करा दिया जाएगा और आंसर आपके साथ यहाँ पे साझा किया जा रहा है। तो जुड़े रहे स्टडी विथ रवि के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
जय विहार।